नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से निपटने में परिवार की भूमिका पर जोर दिया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगी। नेपाल में आज दोपहर बाद 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू और भारत की 2 वृत्तचित्र ऑल दैट ब्रीथ्स और द एलिफेंट विस्परर्स ऑस्कर के लिए नामांकित। और इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट किए और सबसे व्यक्तिगत रूप से उनकी उपलब्धियों के बारे में बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इन बच्चों के साथ अनौपचारिक रूप से दिल खोलकर बात की। उन्होंने पुरस्कृत बच्चों को छोटी छोटी समस्याओं का समाधान ढूंढने, धीरे धीरे क्षमता निर्माण करने, क्षमता बढ़ाने और बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आत्मविश्वास विकसित करने की सलाह दी। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और समस्याओं की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने इस मुद्दे से जुड़ी लोगों की गलत धारणा को दूर करने के बारे में बात की और कहा कि ऐसी समस्याओं को सुलझाने में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चों ने प्रधानमंत्री से अपनी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में कई सवाल किए और विभिन्न मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन मांगा। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने शतरंज खेलने के फायदे, कला और संस्कृति को करियर के रूप में अपनाने, अनुसंधान और नवाचार तथा आध्यात्म जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की। बातचीत के दौरान महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं। इससे पहले केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्मानित बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की। श्रीमती ईरानी ने बच्चों से पूर्ण समर्पण के साथ काम करते रहने को कहा ताकि वे देश का नाम गर्व से ऊंचा कर सकें। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज देश भर से 11 बच्चे जो महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत हुए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजे गए, वो प्रधानमंत्री संग्रहालय आकर भारत की विरासत को प्रत्यक्ष रूप से देख पाए हैं। मैं प्रफुल्लित हूँ कि जिन बच्चों ने इनोवेशन में, कला संस्कृति में, स्पोर्ट्स में और ब्रेवरी में खिताब पाए, अवार्ड्स पाए, वो अपने माता पिता संग यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखने आए। 11 बच्चों को 6 श्रेणियों कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए कल पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए नकद और 1 प्रमाण पत्र दिया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ 5 मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। मिस्र की सेना की एक टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति सीसी का कल राष्ट्रपति भवन में समारोह पूर्वक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। राष्ट्रपति सीसी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधि स्तर की बैठक करेंगे। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर भी राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सीसी भारत के व्यापारिक समुदाय से भी बातचीत करेंगे। भारत और मिस्र अपने कूटनीतिक संबंधों का 75वां वर्ष मना रहे हैं। एक रिपोर्ट। भारत और मिस्र के बीच वर्षों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग तथा दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों में दिखाई देते हैं। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने वर्ष 2021-22 में 7 अरब 26 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। 50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3 अरब 15 करोड़ डॉलर का निवेश किया है, जिनमें रसायन, ऊर्जा, कपड़ा, परिधान, कृषि व्यवसाय और खुदरा शामिल है।
आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। मिस्र को 2022-23 में G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मैं हूँ टैक्स परी, बताने जा रही हूँ आपको बात खरी। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव, जिससे हो जाएगी मुसीबत बड़ी। रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड्स इश्यू नहीं हो पाएंगे, अधिक दर पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब भी मौका है, 1000 की लेट फीस अदा कर 31 मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। आज ही incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें, प्रोसेस फॉलो करें, लेट फी पे कर पैन को आधार से लिंक करें। ये लिंक है अनिवार्य, देश और आपकी समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसका प्रसारण शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। दूरदर्शन पर इसका प्रसारण पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी भाषा में होगा। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगी। इस वर्ष का विषय है मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं अवश्य मतदान करूंगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन अभ्यास राष्ट्रीय पुरस्कार उन राज्य जिला स्तर के अधिकारियों को दिया जाएगा जिन्होंने पिछले वर्ष चुनाव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं गीत का प्रदर्शन भी किया जाएगा। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पूर्व 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक संसद परिसर में दोपहर 12 बजे से होगी। बैठक में सरकार सत्र के दौरान सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त संबोधन से होगा। आर्थिक सर्वेक्षण भी पहले दिन दोनों सदनों में रखा जाएगा। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 66 दिनों में 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 14 फरवरी तक होगा, दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। पिछले वर्ष लगभग 15,50,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि इस वर्ष पंजीकृत विद्यार्थियों में से लगभग 16 लाख देश भर के राज्य बोर्ड के हैं। देश भर से 102 विद्यार्थियों को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में 27 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। लगभग 16 लाख स्टेट बोर्ड की बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी राज्य प्रतिनिधित्व करेंगे, सभी कला उत्सव और परीक्षा पे चर्चा दोनों ग्रुप को मिला के 200 विद्यार्थी भारत की सभी प्रांतों को प्रतिनिधित्व करेंगे। ये एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि कांग्रेस को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समूचा देश भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान पर गर्व करता है। श्री प्रसाद ने कहा कि सभी सैन्य बलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। Rahul Gandhi, today the BJP is going to settle the final account with you as far as your vacillating stand on the armed forces is concerned. सेना के शहादत का सबूत नहीं मांगता, उनके बलिदान सलाम करता है। यही भारत की परंपरा है ना। उसका कारण भी मैंने कहा था कि देश के लिए जीते तो हम लोग सब लोग हैं, देश के लिए मरते कौन हैं? हमारे सेना के जवान, ऑफिसर्स। भारतीय जनता पार्टी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान की आलोचना की है।
जम्मू में आज संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी भारतीय सेना और वायुसेना का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेना ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, लेकिन कांग्रेस देश को तोड़ रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कैमूर जिले में बुजुर्ग अध्यापक को पुलिस द्वारा पीटे जाने पर नोटिस जारी किया है। 70 वर्षीय बुजुर्ग अध्यापक कथित पिटाई के बाद अपनी साइकिल से गिर गए थे। आयोग ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट 4 हफ्ते में देने को कहा है। नेपाल में आज 5.9 तीव्रता के भूकंप में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। भूकंप के झटके उत्तराखंड, नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए। काठमांडू के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र बाजूरा जिले के मेला में था। एक रिपोर्ट। आज दोपहर सुदूर पश्चिम में आए भूकंप के झटके कैलाली और धनगढ़ी जिला तक महसूस हुए, जिसके कारण लोग अपने घरों से भागकर खुले स्थान में जाने लगे। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार 5.9 रिक्टर तीव्रता के भूकंप का ऊपरी केंद्र बजूरा जिले का मेला स्थान था। भूकंप के झटके से गिरते हुए चट्टान से चोट लगने के कारण पास के जंगल में घास काट रही 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बजूरा जिले के 4 घर तबाह हो गए और कई पुराने मकान की छत और बुद्धिनंदा नगर पालिका इमारत को आंशिक क्षति पहुंची है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्वेता सिंह, काठमांडू। उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल सहित कुछ जिलों में भी आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई। प्रदेश में अभी तक कहीं से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत की सुपरहिट फिल्म RRR का ओरिजिनल गाना नाटू नाटू और 2 वृत्तचित्र इंडिया ऑल डेड ब्रीथ्स तथा एलिफेंट विस्परर्स को 95वें एकेडमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। कैलिफोर्निया में बेवर्ली हिल्स में एकेडमी के सैमुअल गोल्डविन थिएटर में मंगलवार को हॉलीवुड कलाकारों ने ग्लोबल लाइव स्ट्रीम में सभी 23 श्रेणियों में नामांकन की घोषणा की। RRR के गाने नाटू नाटू को इससे पहले भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है। भारतीय वृत्तचित्र ऑल दैट ब्रीथ्स को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। शौनक सेन निर्देशित ये फिल्म दिल्ली में रह रहे 2 ऐसे भाई बहनों के बारे में है जिन्होंने अपना जीवन घायल पक्षियों, विशेषकर चील को बचाने और उसके इलाज में समर्पित कर दिया है। भारत की लघु वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्परर्स में 2 परित्यक्त हाथियों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच अटूट बंधन को दर्शाया गया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रन से हरा दिया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 386 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 42वें ओवर में 295 रन पर ही सिमट गई। ओडिशा में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम अपने अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज भुवनेश्वर में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने स्पेन को 4-3 से हराया, वहीं बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 2-0 से पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से निपटने में परिवार की भूमिका पर जोर दिया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगी। नेपाल में आज दोपहर बाद 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू और भारत की 2 वृत्तचित्र ऑल दैट ब्रीथ और द एलिफेंट विस्परर्स ऑस्कर के लिए नामांकित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।